हेलो गाइस, वेलकम टू थ्री स्ट्राइकर्स। दिस इज प्रिंस कुमार एंड दिस इज शिवांश कुमार। हमारे चैनल का नाम थ्री स्ट्राइकर इसीलिए है क्योंकि इसमें एक स्ट्राइकर मिसिंग था जो कि है। अभिषेक कुमार। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्लेइंग 11 के बारे में, टॉप 5 टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे एसआरएच की प्लेइंग 11 के बारे में। तो नंबर 1 पे रहेंगे हमारे ट्रेविस हेड जो कि बहुत मारते हैं। उसके बाद रहेंगे हमारे अभिषेक शर्मा जिन्होंने मतलब क्लीन हिटिंग की है। इन दोनों की जोड़ी आईपीएल के सभी टीम को डर बना हुआ है इन दोनों की जोड़ी से। सभी टीम चाहते हैं जो कैसे मतलब ये दोनों प्लेयर हमारे खिलाफ नहीं चले, हम जल्दी से इनको आउट कर दे, जिसके कारण इतना बड़ा टोटल ना बन पाए। दो भाई दोनों तबाह। हाँ, दोनों भाई। और ये दोनों एक लौते प्लेयर हैं आईपीएल में जिन्होंने 6 ओवर में हमेशा 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। हमेशा तो नहीं बना पर ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट मतलब ये रिकॉर्ड बनाने पे है। नंबर 3 पे फिर आता है ईशान किशन जिन्होंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब हो गया 3 भाई तीनों तबाही। ईशान किशन के आने से इनका बैटिंग और काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और ईशान किशन ने जैसा पहला मैच खेला है, शतक मारा है, उसके बाद इसे देखते हुए मुंबई का सबसे वर्स्ट रिलीज साबित हुआ है ईशान किशन इस सीजन। नहीं, वैसे एक बात ये भी बोल सकते हैं ना, ईशान किशन अभी तक मुंबई के लिए एक भी शतक नहीं बना पाए थे। तो वो एक तरह की दोनों से गलती है, ईशान किशन की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी। नंबर 4 पे आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो अच्छे प्लेयर हैं। वो नॉर्मली हर मैच में अच्छा परफॉर्म देते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलते हैं, जिस मैच में हिटिंग का जरूरी होता है या फिर जिस मैच में जब विकेट गिर रहा है आपको रोक के खेलने का जरूरी है, वैसे खेलते हैं। और उनकी एक और खूबी है कि वो एक प्रमुख ऑलराउंडर हैं, वो भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं। जिसमें दिक्कत क्या है हमारे इंडिया में कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की बहुत ही कमी है, जिसको पूरा करते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी हुआ और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वैसे इंटरनेशनल में। बॉलिंग करते हैं पर आज तक नॉर्मली ना के बराबर ही बॉलिंग किया। लेकिन वो उनके पास पेस है और उनमें काबिलियत है कि वो एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकते हैं। हाँ, फिर नंबर 5 पे आ जाते हैं हमारे अफ्रीकन दानव जो कि है हेनरिक क्लासन। इनके बारे में बात ही क्या किया जाए। भाई ये मतलब अभी पूरा विश्व के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है फिर ऑल फॉर्मेट में। नंबर 6 पे आते हैं हमारे अनिकेत वर्मन जो कि न्यू प्लेयर है, लेकिन इनका जो मतलब एटीट्यूड है वो छक्का मारने वाला है। हाँ, फर्स्ट मैच में भी ये आए थे, मतलब पहले बॉल पे छक्का मारा था। इस सारे के सभी प्लेयर का एक हो चुका है, क्लियर हो चुका है, जो कुछ करे ना करे हमको छक्का मारना। और सुनने में ये आया है कि एसआरएच की टीम की माइंडसेट सिर्फ यही हो गई है कि अगर आप जाते हैं तो बॉलर्स को डिस्ट्रॉय करना आपका काम। हाँ, या तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए या फिर कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एसआरएच की माइंडसेट ये है कि निचले क्रम के बल्लेबाज भी छक्का मारने का पोटेंशियल रखते हैं। हाँ, फिर नंबर 7 पे आ जाते हैं अभिनव मनोहर जो मतलब पिछले साल जीटी में थे, उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इस साल कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन सभी लगा के रहे हैं क्योंकि ईशान किशन भी उतना कुछ खास नहीं था। आके सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी आके थोड़ा एकदम अच्छा हिटिंग करेगा। और पैट कमिंस की कप्तानी और एसआरएच टीम की मैनेजमेंट। हाँ। फिर नंबर 8 पे आते हैं कप्तान साहब जो कि है पैट कमिंस जिन्होंने पहले मैच में मतलब बहुत मार खाई थी, लेकिन इनकी बॉलिंग अच्छी है। हाँ, बॉलिंग अच्छी है, अच्छी बॉलिंग और एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ आते हैं तो इनके बारे में सवाल उठाना अभी वाजिब नहीं होगा। हाँ, वाजिब नहीं, बात इतना ही है जो आपने मतलब एक माइंडसेट किया है जो हर बॉल पे छक्का मारने का, दी ऑब्वियस बात है आप भी खाइएगा। फिर नंबर 9 पे आता है सिमरजीत सिंह जो कि अच्छा बॉलिंग किए थे। नहीं, लास्ट में, हाँ, लेकिन लास्ट में काफी एक्सपेंसिव साबित। देखिए, एक्सपेंसिव जो है हाई स्कोरिंग में वेन्यू में आप नहीं कह सकते कि हर बॉलर जो है आपको हमेशा इकोनॉमिकल रह के दिखाएगा। हाँ, तो एक होता है जो बॉलर अकॉर्डिंग, हाँ, पर हाँ आपके बात से एग्री कर रहे हैं। पर कभी कभी ये नॉर्मली एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आरसीबी वाला मैच याद कीजिए, उसमें भी ये काफी मतलब बॉलिंग जा नहीं रहा था। लेकिन ये न्यू है, प्रेशर बनना बहुत ही लाजमी है। बट ये भी तो सोचिए कि उस सिचुएशन में जहाँ पे पहले ओवर में भी 16 से ज्यादा रन खा गए थे मोहम्मद शामी, वहां पे दूसरे ओवर में आते ही उन्होंने 2 विकेट ले लिए थे। हाँ, वही तो बोले हम लोग, शुरू में काफी अच्छा था, बट डेथ ओवर में आते हैं तो थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर नंबर 10 पे आते हैं हमारे हर्षल पटेल जो कि पर्पल पटेल है, लेकिन मार खाते हैं ये भी। लेकिन इस साल गजब का परफॉर्मेंस दिए पहले मैच में, ऐसा मतलब इतना हाई स्कोरिंग वेन्यू में जहां वो इकोनॉमिकल रह के दिखा रहे हैं। हाँ, सबसे कम रन उस दिन यही दिए। अगर ये इतना इकोनॉमिकल नहीं रहते तो साढ़े 6 मैच। और देखिए, जरूरी बात ये है कि जब एक हाई स्कोरिंग वेन्यू होता है जहां हर एक बैट्समैन पे प्रेशर होता है कि छक्का मारना है, तो वो बॉलर की पेस का इस्तेमाल करते हैं जो हर्षल पटेल देते ही नहीं है। सही बात। उसमें क्या होता है कि आप हर बॉल अपना टाइमिंग और ताकत नहीं लगा सकते हैं, बॉलर का पेस का जरूरत पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि पिटाई भी उस दिन मेनली फास्ट बॉलर थे, ना कि स्पिनर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका ये भी है ना, ये जो यॉर्कर स्लोअर में यॉर्कर डालते हैं ना, वो कोई नहीं खेल पाते। अपने माही भाई भी आउट हो गए थे पिछले साल। याद है। नंबर 11 पे फिर आते हैं हमारे मोहम्मद शमी लाला। इनका तो कुछ कहना नहीं है,
ये कमबैक करना जानते हैं, ये सीम पोजीशन से स्विंग करना भी जानते हैं, डेथ में भी करना जानते हैं, मिडिल में भी कर देते हैं, और उंगली उठाना इन पे वाजिबी नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंसिव पीस था। क्या होता है हर मैच में आप अच्छा नहीं कर सकते, हाँ। पर ये जरूर है जो आने वाले मैच में जिस दिन इनका हाँ। लक चला, हाँ। ये मतलब पावर प्ले में ये 3 विकेट चटका देंगे। और खासकर इंजरी प्रोन है, इंजरी से वापस आ रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त टाइम तो लगे। टाइम लगे। फिर इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे एडम जंपा, जो एक्सपेंसिव रहे थे पिछला बार, आपको याद होगा। लेकिन आपको पता है कि पैट कमिंस के बहुत ही भरोसेमंद प्लेयर हैं। पैट कमिंस बहुत ज्यादा भरोसा करके दिखाते हैं इन पे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हाँ। उसी कारण से तो इसको लेके आए अपने टीम में। खासकर ऑस्ट्रेलियन है तो हाँ, कि कंगारूस तो दिखाएंगे। तो ये रही एसआरएच की प्लेइंग 11। तो अब बात करते हैं केकेआर की प्लेइंग 11 के बारे में। तो केकेआर की प्लेइंग 11 में सबसे पहले ओपनिंग करने आएंगे क्विंटन डिकॉक, जो हमारे साउथ अफ्रीका से आते हैं और T20 के बेस्ट बैट्समैन हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं। और इनके साथ ओपनिंग में उतरेंगे सुनील नारायण, जिनका कुछ कहना नहीं है। भले ही ये आते हैं ऊपर में एक नाइट वॉचमैन की तरह आते हैं, इनका काम होता है स्ट्राइक रेट को इतना बढ़ा देना पावर प्ले में कि निचले क्रम के बल्लेबाज को ज्यादा प्रेशर नहीं हो रन बनाने में। लेकिन इस बार ये उतना नहीं कर पाएंगे, हमको जैसा लग रहा है। हाँ, सुनील नारायण के बारे में तो उतना नहीं बोलना चाहिए, बस बात है क्विंटन डिकॉक, क्योंकि आप रहमानुल्लाह गुरबाज को बैठा के उनको खिला रहे हैं। गुरबाज बहुत अच्छे प्लेयर है। रिसेंटली फॉर्म क्विंटन डिकॉक का कुछ खास नहीं है, तो ये भी एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज खेल सके। लेकिन जहाँ पे कैप्टन अजिंक्य रहाणे हैं, जो खुद एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी बन के आते हैं, वहां पे क्विंटन डिकॉक जैसा एक्सपीरियंस रहना बहुत जरूरी है ओपनिंग पेयर में। हाँ, वो है, पर आप एक्सपीरियंस के साथ सिर्फ थोड़ी जाइएगा, फॉर्म भी देखिएगा। फॉर्म भी होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस लेके क्या कीजिएगा, जो बैटिंग करे ना रन बने ना। तो एक्सपीरियंस की बात आते ही तो हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे कैप्टन साहब अजिंक्य रहाणे। और इनका क्या ही कहना कि इनका स्ट्राइक रेट जो पहले कहाँ 120 110 हुआ करता था, वो चेन्नई में जाने के बाद से 170 प्लस हो चुका है। और जैसा कि आपने उस मैच में भी देखा कि 25 बॉल में 50 रन इन्होंने मार दिए, और इतना ही नहीं, छक्के के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। तो इनका कमबैक तो बहुत ही शानदार है। तो एक यही बात कहना होगा कि जिस प्लेयर का भी फॉर्म खराब हो रहा है, मतलब डाउन हो रहा है, आप चेन्नई के पास चले जाइए। जो आपको एज ए प्लेयर कोई खरीदने रहा था, अब आप कैप्टन हो, एज ए कैप्टन खेल रहे हो। हाँ, और खासकर कैप्टन तब हो जब आपके टीम में वेंकटेश अय्यर हैं, जो कि इस बार के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित है, सबसे बड़े फ्लॉप है। देखिए भाई, एक बात हमेशा से देखा गया, जो प्लेयर काफी एक्सप्लोसिव, काफी एक्सपेंसिव जाते हैं ना, मतलब काफी पैसा मिलता है, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस देते नहीं। ट्रेंड है ये, ट्रेंड चला, जैसा कि पहले मैच में भी ऋषभ पंत का देख लीजिए या फिर वेंकटेश अय्यर का भी देख लीजिए, तो ये देखना होगा कि जो अगले मैच में भी ये परफॉर्म कर पाते हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन इसमें कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर कहना चाहेंगे कि मिचेल स्टार्क, लेकिन मिचेल स्टार्क भी उतने अच्छे साबित नहीं हुए। भले ही उन्होंने नॉकआउट्स में जाके अच्छे बॉलिंग किया था, प्रदर्शन किया था, लेकिन आप सिर्फ नॉकआउट्स के दम पे किसी का प्राइस पे डिपेंड नहीं करते हैं। आपको पूरा लीग स्टेज, पूरा आईपीएल देखना पड़ता है, और ओवरव्यू में ऐसा वो नहीं साबित हम हुए। आपके साथ एग्री कर रहे हैं, पर एक बात भी है ना, अगर फाइनल में मिचेल स्टार्क नहीं चलते तो फिर इतना इजी नहीं होने वाला था केकेआर के लिए। हाँ, बट आफ्टर ऑल प्राइस तो पूरी आईपीएल की मिलती है ना। हाँ, ये समझ रहे हैं, पर ये बात भी है ना, आप भले उनको पूरा प्राइस दे, पर उनके दम पे एक ट्रॉफी उठा लिया। ये बात तो है। तो हाँ, ये प्राइस का तो बात है, बट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। सो अब ये हुआ वेंकटेश अय्यर। तो अब अजिंक्य रहाणे के बाद हमारे एक्सपेंसिव फ्लॉप प्लेयर वेंकटेश अय्यर आएंगे, और इनके बाद आएंगे अंक्रिस रघुवंशी, जो कि एक यंग प्लेयर हैं और बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। और इनके बाद आएंगे हमारे द वन ऑन ऑल रिंकू सिंह, जो बहुत ही अच्छे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, पावर हिटिंग करना जानते हैं। इन पे भी ध्यान देना होगा कि इस साल इनका परफॉर्मेंस आ पाता है कि नहीं। अब वैसे प्रिंस जी बताएंगे जो पिछले साल भी क्या हुआ था रिंकू सिंह के देखिए, साथ। रिंकू सिंह जो है अच्छे प्लेयर है, मानते हैं हम, लेकिन जब से मतलब 2023 का सीजन उनका अच्छा रहा, मतलब एकदम सबसे अच्छा ब्लॉकबस्टर सीजन था। ब्लॉकबस्टर सीजन था, लेकिन उनके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं थे। इसीलिए हम मतलब चाहते हैं कि अगर परफॉर्मेंस आप कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो आपकी जगह कोई और भी ले सकता है। मतलब इनका कहना यही है कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई, केकेआर का पहला मैच था, तो रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस पिच से ज़्यादा स्टेज पे था। हाँ, ये बात भी एग्री करेंगे। आप रसल को भी बुला सकते थे, इतने दिन से आपके लिए खेल रहे हैं, पर आपने रिंकू सिंह को बुलाया। चलिए, होता है अपना अपना सोच। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे
रिंकू सिंह के बाद आएंगे हमारे द वन ऑन ऑल पावर हिटर आंद्रे रसल, जिनका कुछ कहना नहीं। ये लोअर ऑर्डर में आके इतना कस के बैट घुमाते हैं कि बॉल अगर एज पे भी लगे तो छक्का जाना तो पॉसिबल ही है। और स्लोअर बॉल भी इनका बहुत गजब रहता है। और ये साथ ही साथ फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, 140 की गति भी डालते हैं और 120 का स्लोअर भी डालते हैं। डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी पर बॉलिंग। ये बात है ना, जो पहला मैच में बॉलिंग नहीं है कि क्या पता आप इस अगले मैच में करिएगा कि नहीं। हाँ, ये तो हमारे कैप्टन साहब समझ सकते हैं। हाँ। तो अब आएंगे आंद्रे रसल के बाद रमनदीप सिंह। तो रमनदीप सिंह भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। अब रमनदीप सिंह के बाद अब यहाँ पे हमारी बैटिंग खत्म हो जाती है। यहाँ से शुरू होंगे हमारे बॉलर, जिसमें से पहले आते हैं हर्षित राणा, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आई। भले ही पहला मैच उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन ये अच्छा बॉलिंग कर अब सकते हैं। ये भी हम सब जानता है परफॉर्मेंस आया या फिर वहां जो आप इनका जगह बना, किनके कारण जगह बन रहा गौतम जी जी। सो अब हर्षित राणा के बाद आते हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर स्पेंसर जॉनसन, जो कि पहले मैच बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्पेंसर जॉनसन की जगह एंड्रिक नोकिया को ट्राई कर सकते हैं केकेआर। भले ही किसी को एक मैच में प्रूव नहीं करना चाहिए, लेकिन एंड्रिक नोकिया जो स्पेंसर जॉनसन पावर प्ले में पिटाए थे, वो एंड्रिक नोकिया तो नहीं करेंगे। देखिए एंड्रिक नोकिया हम समझे, लेकिन स्पेंसर जॉनसन बैटिंग भी करते हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ ये बात है, बट ये बात है ना, आप सिर्फ थोड़ा बैटिंग करते हैं, अब मेन उनको बॉलिंग का जरूरत है। तो बॉलिंग थोड़ा बात ये है, नोकिया भी अभी उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, जो बात है। बट ये देखना होगा, नोकिया थोड़ा पावर प्ले में ज़्यादा अच्छा बॉलिंग करता है इस स्पेंसर जॉनसन से। और इसी के साथ हमारे आगे बढ़ते हैं हुए, तो हम बताते हैं हमारे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिनके बारे में क्या ही कहना है। हैरी ब्रूक भी इनका बॉल नहीं समझ पाए, पूरी इंग्लैंड टीम नहीं समझ पाई, यहाँ तक कि आईसीसी की कोई भी टीम नहीं समझ पाई। लेकिन आईपीएल में इनका प्रदर्शन अभी तक पहला मैच कुछ खास नहीं रहा। वो कैप्टेंसी की वजह से, क्योंकि रहाणे ने उतनी अच्छी कैप्टेंसी नहीं की थी। हम ये भी बोलना चाहेंगे, भले मतलब इंटरनेशनल में ये अच्छा बॉलिंग की है, वहां पे फिल सॉल्ट को आउट किया, पर आईपीएल आती है वही फिल सॉल्ट आपको आउट कर दिए। सही बात, सही बात। ये बात क्या अच्छा सीख दो। तो अब आप हमारे आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे अंक्रिस रघुवंशी की जगह आ सकते हैं, जो कि पिछले मैच मतलब पहले मैच में भी ऐसा हुआ था। तो वैभव अरोड़ा भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, केकेआर के प्रोडक्ट हैं। पहला मैच भी अच्छी बॉलिंग किए हैं, भले ही थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, बट आशा है कि ये अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी केकेआर की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं आरसीबी के प्लेइंग 11 के बारे में। आरसीबी की तरफ से टॉप ऑर्डर में आएंगे फिल सॉल्ट और विराट कोहली। देखिए फिल शॉट की तो बात ही क्या कहनी, पहले मैच में जो उन्होंने नमक छिड़का है वो हर केकेआर फैन को याद ही होगा। और फिर विराट कोहली आते हैं, किंग कोहली। उन्होंने दिखा दिया कि वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। हाँ, और अच्छे फॉर्म में भी है इस साल। और उन्होंने उन कमेंट का जवाब दिया है जो कमेंट करते थे लो स्ट्राइक रेट ही नहीं, टुक टुक कोहली, हाँ। ये जो कमेंट करते थे उनको जवाब दे दिया उन्होंने। और चोक ली। मिडिल ऑर्डर में आएंगे देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा। देखिए देवदत्त पाडिक्कल का मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि पिछले 3 सीजन उनका बहुत बेकार गया। उनका प्राइम 2021 था। हाँ हाँ, वो भी लेकिन आरसीबी के लिए था। क्या हो सकता है इस साल फिर से आ जाए। लेकिन वो टॉप ऑर्डर में थे, लेकिन इस बार मिडिल ऑर्डर में। आप देखिए पहले, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, केएल राहुल को देखिए, वो मिडिल लोअर हर जगह। एक्सेप्शन है वो। फिर हम आते हैं कैप्टन पे, रजत पाटीदार। एकदम बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो हम मानते हैं। स्पिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, डिस्ट्रॉयर इनको बोला जाता स्पिन है। डिस्ट्रॉयर। फिर है हमारे लियाम लिविंगस्टन। मतलब लियाम लिविंगस्टन जो फिनिश किए 5 बॉल में 15 रन, उसे देखकर लग रहा है कि ये सीजन इनका अच्छा जाने वाला और है। लियाम लिविंगस्टन के बारे में ये कह सकते हैं कि बाकी पावर हिटर की तरह ये नहीं है, ये साथ ही साथ एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं, जहां पे ये एक टीम को सहारा भी दे सकते हैं प्रेशर सिचुएशन में। ये नहीं कि बस आए मारे और आउट हो गए। हाँ, सबसे मेन जो ऐसा सिचुएशन में बॉलिंग भी कर बॉलिंग भी दोनों कर तरफ देते से। हैं। और वो भी इनकी खास बात ये है कि ये राइटी को ऑफ स्पिन और लेफ्टी को लेग स्पिन दोनों करते हैं। हाँ, इनके फिनिशर होंगे टीम डेविड एंड कुणाल पांड्या। पहले मैच में कुणाल पांड्या ने बॉलिंग से काफी सभी को प्रभावित किया था। तो ये भी आगे भी देखना होगा कि ऐसा ही बॉलिंग करते हैं या फिर ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। तो इन पे सभी की नजरें होगी। अब टीम डेविड के बारे में हमारे प्रिंस जी का टीम डेविड के बारे में मैं यही बोलूंगा कि टीम डेविड को कहा जाता है कि वो फुल टॉस को बहुत मारते हैं। तो इन्हें प्रूव करना होगा कि वो फुल टॉस को नहीं मारते और भी बॉल्स को भी मार सकते हैं। हाँ, सबका बोलना है, नॉर्मली यही बोलते हैं जो आप जब भी फिनिश किए फुल टॉस को मारे हैं या फिर जैसन होल्डर जैसे बॉलर को मारे, अच्छे बॉलर को नहीं मारे। तो इनको भी एक प्रूफ करना है आप खुद को, जो हम अच्छे बॉलर को भी मार सकते हैं, गजब की हिटिंग कर सकते हैं एंड अपने टीम के लिए फिनिश कर सकते हैं। तो ये थी फिनिशिंग। आप बात कर लेते हैं इनके बॉलर्स की। इनके बॉलर होंगे भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और सुयश शर्मा।
भुवनेश्वर कुमार इस मैच से कमबैक करेंगे। तो प्रिंस जी देखिए कैसे बॉलिंग इनका देखिए भुवनेश्वर कुमार स्विंग बढ़िया करते हैं पावर प्ले में, आपको भी पता होगा। और हमारे एक लौते फुटबॉलर ट्रेंट बोल्ट के बाद पावर प्ले में इनका बहुत राज चलता नहीं, है। ट्रेंट बोल्ट के बात क्या, ट्रेंट बोल्ट से काफी अच्छे बॉलर हैं। काफी बात अच्छे बॉलर है ये जो देखिए ट्रेंट बोल्ट होता है क्या, थोड़ा विकेट जल्दी ले लेता है। हाँ। ये विकेट ले ना ले इकोनॉमिकल लगता है इनका भी, कैसा भी मैच हो 7-8। और देखिए भुवनेश्वर कुमार का जो लेगेसी है उसे किसी से कंपेयर करना एक वाजिब बात नहीं है। भुवनेश्वर कुमार की एक अलग पहचान है, वो पावर प्ले में स्विंग करवाते हैं, वो डेथ ओवर में भी अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं और मिडिल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर स्पीड ना होने के बावजूद आप डेथ में इतना अच्छा, हमको याद है एक बार जो मतलब मुंबई के खिलाफ ये डेथ ओवर में विकेट लेकर के शायद मैडन मतलब मात्र 1 रन दिए थे लास्ट ओवर में 20th ओवर। और ऐसा नहीं है, भुवनेश्वर कुमार के पास वेरिएशन भी है, ये डेथ में यॉर्कर भी बहुत अच्छी डालती है। अगर आप पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये आईपीएल्स में डेथ ओवर जब भी करते हैं तो यॉर्कर भी बहुत अच्छी डालते हैं। फिर आते हैं हम जॉस हेजलवुड पे, मतलब ये भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। ये जो मतलब फेंकते हैं तो टेस्ट की मतलब एकदम लेंथ फेंकते हैं, टेस्ट का लेंथ। हर मैच में इनका एक ही लेंथ, चाहे T20 हो टेस्ट हो, एक ही लेंथ पर कोई तप्पड़ भी इनको मार नहीं पा रहा। मार नहीं पा सब बोलता है जो T20 में आप यॉर्कर फेंको तब बचोगे, पर ये वही लेंथ फेंक करके यहाँ पर भी बच रहे हैं। मतलब ये कभी एक्सपेंसिव नहीं रहे हम जब तक नॉर्मली देखे हैं। और मैंने अभी तक ऐसा कोई भी बॉलर नहीं देखा है जो पावर प्ले में भी सीम पोजीशन से स्विंग ना करवा के सिर्फ गुड लेंथ और शॉर्ट बॉल डालता हो और फिर भी उसे सफलता मिल रही हो। और इनके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे यश दयाल। तो यश दयाल के बारे में तो फिर से प्रिंस जी देखिए बताएंगे। यश दयाल के बारे में यही है कि उनका जो सीजन था 2023 वो ठीक नहीं था रिंकू सिंह की वजह से। और फिर 2024 में उन्होंने कमबैक किया, थाला का विकेट लिया था उन्होंने, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि देखिए इस बार है सब टीम चाहती है कि थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा रन बनाए, जिसके कारण बॉलर्स का फिर जीना मुश्किल होने वाला। बॉलर्स मार खाएंगे, उसमें भी यश दयाल का कुछ वैसा लेंथ नहीं है, वो डेथ में मार खाती है। उस दिन बच गए क्योंकि न्यू बॉल आया न्यू था। बॉल आ गया। नहीं तो माई भाई क्या हर्ष करते उनका सबको पता था। और वो भी स्लोअर डाल रहे थे, एक प्रमुख गति नहीं है इनके पास। हाँ, तो ये था आरसीबी का प्लेइंग 11। आप प्रिंस जी स्टार्ट करेंगे अगला टीम की प्लेइंग 11। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एलएसजी की प्लेइंग 11 के बारे में। देखिए नंबर 1 पे इनके रहेंगे एडन मार्करम और फिर नंबर 2 पे रहेंगे मिचेल मार्श। तो एडन मार्करम मुझे नहीं लगता है इतने अच्छे बैट्समैन है ओपन। देखिए एडन मार्करम एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेके आते हैं। ओडीआई में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन T20 में क्या है कि आपको तेज़ खेलना होता है। वो कुछ सिचुएशन में खेल तो लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है T20 में। नहीं, एग्री है आपसे, बट हाँ अच्छा बैटिंग करते हैं। उनसे आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा जो 20 में 40-50 उतना नहीं मारेंगे, वो आपको मीडियम से थोड़ा लेके चलेंगे। मतलब वो आपको स्ट्राइक रेट कर देंगे कि मतलब स्ट्राइक चेंज कर देंगे। स्ट्राइक चेंज नहीं, हिटिंग भी करते हैं, पर उतना अच्छा है जैसे कंपैरिजन कीजिए मिचेल मार्श से, हेनरिक क्लासन से। हेनरिक क्लासन से नहीं कीजिए, लेवल अप हो गया। हाँ वो तो बहुत ज्यादा मिचेल मार्श तो वैसे काफी गजब का परफॉर्मेंस दिए पहले मैच में, उनके बाद तो। और मिचेल मार्श के बारे में ये भी है ना कि एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं, डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, मिडिल में भी करते हैं। वैसे इस साल बॉलिंग नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इनको स्टिक रूल दिया गया जो आप बॉलिंग मत करिए। हाँ चोटी लिखा। और वैसे मिचेल मार्श किसी बैटिंग के परफॉर्मेंस से गोयनका साहब काफी खुश हैं, कोई नहीं निकाल सकता अभी नहीं। हाँ, अभी आप यही ओपनिंग करेंगे एलएसजी के लिए। नंबर 3 पे आएंगे हमारे निकोलस पूरन। मतलब ये हर बार ये बहुत अच्छा खेलते हैं। निकी पी भाई इनके बारे में ज्यादा क्या ही बोले यार, जैसे क्लासन है वैसे निकोलस पूरन है। अभी तक T20 में निकोलस पूरन ने काफी छक्के मारे हैं। सबसे ज्यादा मैंने देखा था एक जिसमें हेनरिक क्लासन से ऑलमोस्ट 80 छक्के ज्यादा मार चुके हैं। देखिए क्या है कि हेनरिक क्लासन कभी कभी टाइमिंग शॉट भी मारते हैं, लेकिन ये पूरा ताकत से मारते हैं। कैरेबियन पावर। हाँ। तो अब नंबर 4 पे आएंगे हमारे कैप्टन ऋषभ पंत, जो कि 27 करोड़ के हैं और अभी तक इन्होंने एक भी रन नहीं मारा। इनके बारे में यही बोलना है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला बात इन पे साबित हो रहा है। वह 6 बॉल लेकिन एक मैच में प्लीज इन पे जज नहीं कीजिए। नहीं कर सकते हैं लेकिन 6 बॉल पे आप एक सिंगल भी नहीं निकाल पाए। आते ही आप चाहिए मारने का तो वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं थोड़ा टाइम लेते, इक्की दुक्की खेलते, इससे आपका देखिए। और एक ये भी बात होता है ना कि 27 करोड़ का भी बहुत अच्छा खासा प्रेशर है इन पे। वैसे बात ये भी है ना, जो अगर आपका टीम मैच हारा उसमें आपका भी हाथ है। अगर आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर खेलते थोड़ा और रन बनता और मतलब जीतने का आपका चांस बन सकता था। फिर आते हैं हमारे नंबर 5 पे आयुष बदौनी। पिछला सीजन इनका अच्छा रहा था। हाँ, इस सीजन भी आप एक्सपेक्ट करिएगा कि अच्छा हो। फिर हमारे नंबर 6 पे आते हैं शार्दुल ठाकुर। इन्होंने तो पहले ओवर में आते ही 2 विकेट ले लिए।
मतलब जैसे ये अनसोल्ड गए थे और उससे कमबैक जो किए हैं भाई, स्टोरी गजब है इनका। गजब का स्टोरी है। देखिए और अच्छा करेंगे। फिर आते हैं नंबर 7 पर शहबाज अहमद। ये मतलब पिछले साल थे एसआरएच में, एसआरएच ने इनको निकाल दिया। एसआरएच में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और उससे पहले आरसीबी में थे। मतलब ये आईपीएल के टीम्स में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस मतलब ठीक ठाक रहा है। ये अच्छा खासा बॉलिंग कर रहे हैं और खासकर इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। ये बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग में भी अच्छे खासे 6 हिटिंग कर लेते इनको हैं। आगे मौका मिलता रहेगा, ये काफी हाँ। अपने आप को इम्प्रूव इम्प्रूव करेंगे। फिर नंबर 8 पे आते हैं स्पिनर, जो कि है रवि बिश्नोई, जो पहले मैच में बहुत मार खाए इन्होंने। हाँ वैसे अभी का हो गया क्या, मतलब रवि बिश्नोई भले विकेट ले, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं वो। एक्सपेंसिव है। और नॉर्मली क्योंकि बैट्समैन प्रेडिक्टेड होते हैं ना, लेग स्पिनर होने के बाद भी सिर्फ गुगली डालते हैं। नहीं, तब पर भी बहुत स्पिनर है। चहल को आप मार लीजिए, चहल को मार पाइएगा। लेकिन वेरिएशन नहीं है ना, सिर्फ गुगली डालते हैं। सिर्फ है, लेग स्पिन भी डालते हैं। लेग स्पिन के नाम पे ये स्ट्रेट बॉल डालते हैं, उतना खासा लेग स्पिन नहीं होता है। है बात है क्या, थोड़ा मतलब इनके स्लिंगी एक्शन के कारण इनको दिक्कत भी होती है। नहीं है। नंबर 9 पे आते हैं हमारे दिग्विजय सिंह, जो कि मतलब नए बॉलर है। मतलब इन्होंने अच्छा किया है, 2 विकेट लिए इन्होंने, लेकिन अब देखना पड़ेगा इनका हाँ तो कि अब कैसे जाएंगे। हाँ कैसे चलेगा इनका, देखिए। फिर नंबर 10 पे आते हैं हमारे इंजर्ड थे लेकिन वापस आए हैं आवेश खान। अब इनको देख कमबैक करना पड़ेगा इनको। वैसे इंजरी से आया तो कम ही चांस है पहले वाला परफॉर्मेंस दे। हाँ। लेकिन पहले भी इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, नहीं, तो इंजरी के बाद तो और खराब होने की। नहीं भाई नहीं, एलएसजी के साथ अच्छा इनका परफॉर्मेंस उसमें भी एलएसजी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन इनका रोल क्या था कि डेथ में अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन ये एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे। तो राजस्थान के लिए काफी अच्छा बॉलिंग की भाई। राजस्थान के लिए किए हैं। चाहिएगा किसी बॉलर को उठा के डेथ में कराइएगा, सब पथिराना नहीं हो सकता, सब बुमराह नहीं हो सकता, तो सबको डेथ में नहीं करा सकता। लेकिन इनके पास एक अच्छी खासी स्पीड है, उसके बाद भी इनका लाइन लेंथ उस एक्यूरेट लेवल का नहीं है। नहीं है। इनसे अच्छा बॉलिंग मोहसिन खान ने किया था। और आपको याद हो, ये बिना बिना बॉल खेले फिनिश कर देते हैं। याद रखिएगा इनकी खूबी को। फिर नंबर 11 पे आते हैं हमारे एम सिद्धार्थ, जो कि एक स्पिनर है। हाँ। और ये अच्छे स्पिनर माने जाते हैं। हाँ अच्छी विकेट लेंगे, आगे भी करेंगे, अच्छा करेंगे। तो अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले ओपनिंग करने आएंगे हमारे यशस्वी जायसवाल और उनके साथ आएंगे संजू सैमसन। हाँ यशस्वी जायसवाल पहले मैच में तो भले आउट हो गए, तो अगले मैच में देखिए वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो अगले मैच में जरूर कमबैक करेंगे। नहीं, पिछला सीजन नहीं ठीक रहा था। हाँ पिछला सीजन, हाँ बात है कि एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है वो, हर सीजन उनका बेस्ट नहीं जा सकता। लेकिन सैमसन अच्छा था। सैमसन थोड़ा क्लासिकल प्लेयर है, उतना एक्सप्लोसिव नहीं करते, नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं। और देखिए 3 नंबर पे आएंगे नीतीश राणा। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे कि पिछले मैच में 3 नंबर पे आ गए थे रियान पराग, लेकिन रियान पराग पिछले मैच में इसीलिए आ गए थे क्योंकि उस टाइम पावर हिटिंग की जरूरत थी। लेकिन अब आएंगे 3 नंबर पे नीतीश राणा, और फिर उनके बाद आएंगे 4 नंबर पे हमारे कैप्टन साहब रियान पराग, जो कि इस बार 3 मैच कैप्टनसी कर रहे हैं संजू सैमसन के जगह। हाँ तो ये इन पे भी ध्यान देना होगा। इस पिछला साल तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, स्पेशली स्पिन के खिलाफ। तो इस बार भी देखना होगा जो कैसा परफॉर्मेंस देते हैं स्पिन के खिलाफ, फास्ट के खिलाफ। हमें उसमें भी मेन कैप्टन है, तो आप पे पूरा टीम आप पे डिपेंड हो रही है। लेकिन इनकी कैप्टेंसी बहुत बेकार थी। हाँ बात है भाई, यंग भी हैं आप, फर्स्ट मैच खेल रहे थे और उसमें भी सारे के खिलाफ खेले थे, दानव के खिलाफ। तो डरेंगे जरूर। और यंगेस्ट कैप्टन है, आप लोग को बता दें पूरे आईपीएल हिस्ट्री के। यंगेस्ट वर्स्ट कैप्टन। चलिए एक मैच पे जज मत किया कीजिए। तो अब आगे बात करते हैं। तो अब आएंगे ध्रुव जुरैल, जो कि हमारे विकेट कीपर भी हैं। तो ध्रुव जुरैल की बात क्या ही करें। हाँ, तो बहुत अच्छा 35 में 70 मारे हैं उन्होंने। और ध्रुव जुरैल के बाद आएंगे हमारे पावर हिटर राजस्थान रॉयल के सिमरन हेटमायर। हाँ हेटमायर साहब, देखिए हेटमायर साहब का हर साल परफॉर्मेंस आ रहा है, हर साल वो रन बनाते, पर कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा जो अच्छा परफॉर्मेंस देके जाते हैं। बट देखिएगा ना, जब भी टीम को इनकी जरूरत पड़ती है परफॉर्मेंस देते हैं। सही बात है। और सिमरन हेटमायर के बाद आएंगे शुभम दुबे। हाँ, ये एक नया पिक है राजस्थान का पिछले साल का। ये मतलब अच्छे खेल रहे हैं ये भी। शुभम दुबे पिछले साल अच्छे खेले थे, इस साल और अच्छे खेले हैं। तो अब आते हैं, मतलब बैट्समैन खत्म हो चुके हैं, अब आएंगे हमारे लोअर ऑर्डर यानी कि बॉलर्स, जिसमें आते हैं सबसे पहले जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने मतलब फास्टेस्ट 50 बनाई है बॉल से। हाँ इनके मतलब बैटर और इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, हम फास्टेस्ट 100 बनाएंगे। हाँ। ये बोल रहे हैं आप हमको 2 मैच दीजिए, उसमें भी स्पेशल हैदराबाद के खिलाफ 1 मैच और दीजिए, हम जरूर 100 बनाएंगे। फास्टेस्ट सबसे ज्यादा। अगर चिन्ना स्वामी में मैच होता तो ये फास्टेस्ट 100 बना लेते। ऑब्वियस बनाते भाई।
लेकिन जहाँ तक कि राजस्थान की बात है और जहाँ तक कि उनके फैंस की बात है, सभी चाहते हैं कि जोफ्रा आर्चर इस मैच के बाद एक अच्छा कमबैक करे। देखिए भाई, चाहने से नहीं होता। आपने उसी दिन ऑक्शन में गलत किया जब ट्रेंट बोल्ट को छोड़ के आपने सही बात। ट्रेंट बोल्ट तो ट्रेंट बोल्ट, आपने अश्विन को छोड़ा, चहल को छोड़ा, मतलब इनका मैनेजमेंट मतलब आरसीबी बन गया, समझ लीजिए। हाँ, अच्छा पिक नहीं किया, जिसके कारण ना एक टाइम पे था ना, राजस्थान से सब टीम डरता था उनके स्पिन के खिलाफ। चहल थे, अश्विन थे, उसमें भी ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले, एडम जेम्पा भी थे। अभी भाई ना उसमें स्पिन में दम है ना फास्ट में दम है यार। आप पैसा था, आप ट्रेंट बोल्ट को खेलते यार, खरीदते यार। कौन इसको आर्चर को खरीदता जब भी ऐसा परफॉर्मेंस था जबकि। तो अब तो इनकी परफॉर्मेंस केकेआर वर्सेस राजस्थान की मैच में देख ली जाएगी। तो आगे बात करते हैं, तो अब आएंगे महीश तीक्ष्णा। इन्होंने मतलब बॉलिंग अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गए 12 की इकोनॉमी के साथ। हाँ, लेकिन 2 विकेट भी निकाले इन्होंने। हाँ, मेन विकेट अभिषेक Main शर्मा wicket, का भी था इनमें। तो और इसके बाद आएंगे तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे देखिए, ट्रेविस हेड को 2 बार आउट किया उन्होंने। हाँ, चेन्नई में भी किए हैं, उसी कारण से राजस्थान में भी किए। ये इनमें ना बड़ा हाथ था धोनी साहब का भी, उन्हीं के कारण आज ये इतने अच्छे प्लेयर बन पाए। अदरवाइज इनको कोई पहचानता भी नहीं था कौन तुषार देशपांडे था। और हाई स्कोरिंग वेन्यू में सबसे कम रन यानी कि इकोनॉमिकल होके दिखाए। भले ही 4 में 44 है, लेकिन हाँ, जोफ्रा राजस्थान के खिलाफ, उसके सामने। राजस्थान के खिलाफ जबकि आपके सबसे अच्छे प्लेयर जिसको आपने जोफ्रा आर्चर को खरीदा था ट्रस्ट करके, उससे कम पैसे लेकर के उनसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया और 3 विकेट भी निकाले। तो अब आते हैं संदीप शर्मा। देखिए, संदीप शर्मा यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल ये फेमस हुए थे जब धोनी ने इनको फिनिश नहीं करने दिया। हाँ, हाँ, संदीप शर्मा। हाँ, संदीप शर्मा देखिए, बात है संदीप शर्मा बच गए थे, एक लक बोलिए, मतलब होता है कभी कदार, वो स्लोअर वन के कारण बच गए। अदरवाइज कभी कभी सचिन भी 0 पे आउट हो जाते हैं। नहीं, सचिन भी नहीं, ये बोलिए जो उस टाइम में ना स्लोअर रन बच गया। एकाना का पिच उतना होता भी नहीं है, इसी कारण से, अदरवाइज बचने वाले नहीं थे। और फिर अब आते हैं हमारे इम्पैक्ट प्लेयर जो कि हुए थे फजल हक फारूकी। तो देखिए, फजल हक फारूकी को खिलाना इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि संजू सैमसन जो है वो चोटिल हैं, उनकी फिंगर में इंजरी है, जिसके कारण वो कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इम्पैक्ट में आके बैटिंग और विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो फजल हक फारूकी आए थे, लेकिन वो बहुत ही महंगे साबित हुए थे। 3 ओवर में 49 रन दी थी। तो मेरे हिसाब से तो अगर, क्योंकि अब जो है गुवाहाटी में मैच है केकेआर वर्सेस राजस्थान, तो मेरे हिसाब से तो वनिंदु हसरंगा को रखना चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छे स्पिनर है। हाँ, देखिए स्पिनर्स को हाँ वहाँ ला सकते हैं स्पिनर को, नहीं तो क्वेन मफाका को भी ला सकते हैं। बट मेरा मानना होगा अगर स्पिन खिलाना है तब हसरंगा को लाइए, अदरवाइज आप इन्हीं के साथ जाइए। क्योंकि प्रमुख स्पिनर सिर्फ तीक्ष्णा है, तो हसरंगा एक अच्छा पेयर बन सकते हैं, दोनों श्रीलंका से आते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज के सभी टीम का प्लेइंग 11। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अभी नहीं खत्म होगा, इसका पार्ट 2 आने ही वाला है। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए पूरे आईपीएल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा ध्यान से। एंड जस्ट कीप वॉचिंग।